हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। यूनिट 1 और 2 में क्या आएगा उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, और पूरे 1 से 5 यूनिट तक क्या आएंगे उसका भी वीडियो बन चुका है। पर बेसिक से डिटेल से कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि उस वीडियो का पार्ट 1 है। आज उसका हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जा कर के देख लेना। ठीक है। चैनल के अंदर भी आप आकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, कम्युनिकेशन के, अकाउंट के, बिजनेस मैथमेटिक्स के, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कई बच्चों को टेलीग्राम के लिंक नहीं मिलते, तो आपको बता देता हूँ, चैनल में जाकर अबाउट सेक्शन में जाना है, लास्ट वाले में। वहाँ पर आपको नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं ईजिली। ठीक है। तो चलिए आज हम जानेंगे यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में आपका है देवनागरी लिपि और यूनिट 4 में आपका कंप्यूटर। ठीक है। तो देवनागरी लिपि और उसमें से और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो अगर आप भी कॉम फर्स्ट ईयर में हैं और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो सेलेक्ट किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए पिछले यूनिट 1 में मैंने आपको पल्लवन, पत्राचार, अनुवाद, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, पल्लवन और अनुवाद। ठीक है। बाकी इनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ईदगाह और मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में आपको शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, तद्भव, तत्सम और वर्तनी सुधार, इस पर मैंने क्वेश्चन दिया था। 55 नंबर के आएंगे। तो आपको यूनिट 1 यूनिट 2 क्लियर है नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यूनिट 3 आज कवर करेंगे। यूनिट 3 में आपको देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। तो 108 नंबर पृष्ठ में दिया हुआ है परीक्षा बोर्ड में, और नए वाले में शायद कहीं और भी दिया होगा, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिन बच्चों के पास अभी तक ये अवेलेबल नहीं है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं अभी के अभी इस वीडियो को देख करके। फिर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, फिर इसके PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर सबके पास स्टडी मटेरियल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस IMP बता रहा हूँ, वहाँ से जा कर के, यहाँ से देख करके आप अपने टिक लगा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और कुछ याद करने का तरीका भी बताऊँगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। किन किन टॉपिकों को। तो यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको देवनागरी लिपि क्या है विशेष और इसकी विशेषता और इसके इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहीं से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं देवनागरी लिपि क्या है, इसकी उल्लेख या विशेषता को कब से पूछते आ रहे हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कंटिन्यू चलते आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। बिलासपुर भी पूछ रहे हैं, बस्तर भी पूछ रहा है, ऐसे नहीं 1-2 यूनिवर्सिटी पूछे, सभी पूछ रहे हैं। बिलासपुर की, रायपुर की, बस्तर की, सरगुजा की, दुर्ग की, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जिन 5 यूनिवर्सिटी का यहाँ दिया जाता है, वे सभी इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ठीक है। हमारे में इससे बाहर का नहीं छपता, वरना आपको पूरे भारत में कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आता है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है। ये हमारी एक कह सकते हैं एक सीमा है, एक दोष है, जो हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे 5 जिलों का ही दिया गया है। पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी अगर ये देवनागरी लिपि है तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमें पता होना चाहिए था, पर फिर भी अभी जो दिया है उनके आधार पर हम बताते हैं। देवनागरी लिपि का संक्षिप्त इतिहास, जो कि यहाँ तो नहीं दिया है मेरे ख्याल से, यहाँ पर विशेषता को ही दिया है। तो बुक में ना अच्छे से दिया रहता है। परीक्षा बोर्ड में क्या करते हैं, जयमाला में अपने मन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लिस्ट बना करके 4-5 ठो ये देते हैं, पर बुक में बहुत डिटेल से दिया रहता है। ठीक है। तो देखिए कुछ बिंदु में बताया है कि किसी भी भाषा की ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि वैज्ञानिक और पूर्ण कहलाएगी। संसार की अन्य लिपियों की समक्षता में जब हम देवनागरी लिपि को रखते हैं तो इससे कई महत्वपूर्ण विशेषताएं या गुण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि यह लिपि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिन्ह विद्यमान है। ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि देवों की लिपि है। ठीक है। आगे देखिए,
देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं को इसका पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मूल स्रोत के रूप में सबकी दादी ब्रीहि लिपि है। ठीक है, तो और भी हम अपने ही भारत में क्या देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ी देखते हैं, बिहारी देखते हैं, भोजपुरी देखते हैं, हम यूपी के लैंग्वेज देखते हैं, हम नीचे तमिल, कन्नड़, तेलुगु इन सबको देखते हैं, मलयालम देखते हैं ना। तो सभी की मूल जिसमें से इसमें स्रोत मिले, जिसमें व्याकरण मिले, वो यहीं से मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको दादी कहा गया है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है, मतलब क्रम से जैसे होना चाहिए ना वैसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है, 14 स्वर होते हैं और 35 मूल व्यंजन होते हैं। साथ ही 3 संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ होता है। ठीक है, ठीक है, इसको अलग से रखा जाता है, छ, त्र और ज्ञ को। इससे कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर लिया गया है, जैसे कि डू, अड़ा, रू, अड़ा आदि। यह लिपि अत्यंत गणनात्मक एवं व्यवहारिक है, इसलिए इससे आवश्यकता अनुसार अनेक ध्वनि चिन्हों का समावेश होता रहा है। जैसे पहले इसमें जिन्हा मूल्य ध्वनि क ख ग ज फ आदि के लिए चिन्ह नहीं थे, परंतु पीछे बना लिए गए। इस प्रकार अन्य चिन्ह भी बनाए गए हैं, जैसे कि ये चंद्र बिंदु, ये अंग और अपर्ण, इसको ए में भी चंद्र बिंदु लगाना आदि। ऐसा करने से यह लिपि भारत की सभी भाषाओं को लिखने के लिए उपयोगी हो सकती है। ठीक है, तो कितने महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, लगभग 13 महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अब 13 के 13 आपको तब याद करना है जब ये क्वेश्चन स्वयं में 15 नंबर के लिए दिए जाते हैं। मान लेते हैं अगर आपको ये 8 नंबर या 7 नंबर के लिए दिए जाते हैं, तो जैसे कि 7 नंबर के लिए दिए जाए तो आपको 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो अगर 13 पॉइंट दिया तो 13 पॉइंट नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ याद आप पूरा 13 करके जाएंगे। लिखना कितना है, जितना पूछेगा। 5 नंबर के लिए पूछेगा तो थोड़े से अर्थ के साथ आप 6 पॉइंट में इसको बता सकते हैं। 7 नंबर पूछेगा तो थोड़े से इसके साथ आप 8 पॉइंट में बता सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ता है एग्जाम में नंबर के हिसाब से कितने नंबर का आया और उसके लायक कितना लिखना है। ठीक है, तो ये 13 पॉइंट आपको पढ़ लेना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। पूरी देवनागरी की विशेषता के बारे में बताया गया। ठीक है, कि कैसे बाकी लिपि से महान है, बड़ी है। ठीक है, और हम अभी वर्तमान में ना कंप्यूटर वगैरह में कृतिदेव का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमें पुस्तक छपे हुए मिलते हैं कृतिदेव लिपि में छपे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहली लिपि कौन सी थी, देवनागरी लिपि थी। तो देवनागरी को आप कंप्यूटर में मंगल फाउंड की भाषा में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको जो भी शब्द लिखे जाएंगे वो देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। तो देवनागरी और कृतिदेव में अंतर क्या वो मैं बता दूं। आप देवनागरी लिपि में जब किसी शब्द को लिखते हैं, मात्राओं को अम बिंदु लिखते हैं या क्र और आधारा लिखते हैं, तो आप उसको उसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, उनको अलग से रखा जाता है, उसमें हलंत लगाया जाता है। जैसे अगर आप आधारा लिखेंगे तो कई बार आप क्या करते हैं, किसी व्यंजन के ऊपर में या नीचे में ऐसे देखेंगे, लेकिन देवनागरी लिपि में अगर आधारा लिखा जाना है तो उसको र पूरा लिखा जाएगा, लास्ट में से हलंत लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे लिखी जाती है, इसमें कोई काट मट जोड़ा नहीं जाता। ये है देवनागरी लिपि की विशेषता, ताकि हर स्वर हर व्यंजन की अलग अलग ध्वनि आपको स्पष्ट लिखत में दिखाई दे। तो ये काफ़ी बड़ी होती है। जैसे इसमें विद्वान देखिए, उसमें द में व जुड़ चुका है, तो ऐसे नहीं होता। देवनागरी में उनको अलग अलग लिख के देती है। तो हमारी जो भी बुक छपती है ना कृतिदेव में छपती है। ठीक है, क्योंकि इसको टाइप कर पाना इनकी बस के पास नहीं होते, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते, इसलिए लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है, देवनागरी के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए इस पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अन्य नाम, तो इसमें ना किसी लेखक ने लिखा है, उसके बारे में ही बताया है। भोलानाथ तिवारी ने लिपि की उपयोगिता और इसकी शक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लिपि का कार्य भावों का अंकन है। अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी सफल होगी उसे उतनी शक्ति संपन्न तथा उपयोगी कहा जाएगा। रज्जु लिपि तथा भावमूलक लिपि की अपनी सीमाएं हैं, अतः ध्वनि मूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ध्वनि मूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मूलक लिपि में भी वर्णात्मक लिपि अक्षरात्मक लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी कही गई है, क्योंकि इसके द्वारा ध्वनियों का अंकन
अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। इस श्रेणी की लिपि केवल रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य ही है। देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि प्राचीन लिपि के पश्चिमी रूप में देवनागरी लिपि विकसित हुई है। ठीक है, प्राचीन नगरीय लिपि के पश्चिमी रूप से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। नगरीय लिपि की समुचित विकास 10वीं शताब्दी के 50 से माना जाता है। प्राचीन अभिलेख की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम 1028 ईस्वी और भीमदेव द्वितीय 1200 ईस्वी तथा उदय वर्मन 1200 ईस्वी के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी में बहुत समीप आ गई है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मानना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे हैं। 18वीं शताब्दी के नगरीय लिपि प्राय वर्तमान नगरी के तुल्य में पूर्ण विकसित हो गई थी। केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस लिपि का इतिहास ना 1000 से 1200 ईस्वी के बीच में माना गया है, लेकिन ये पहले से थी, बस लोगों को ज्ञान बाद में हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब जो भी हमें साक्ष्य मिले जाते हैं उनके आधार पर माना जाता है, तो आप ये मान के चलेंगे 1000 से 1200। ठीक है, ईस्वी। अब उसके विकास को और यहाँ डिटेल से समझाया है, आप इसके बाद उन्हीं को पढ़ेंगे और उसके नामकरण पर जो भी विवाद हुए थे उस विवादों को आप पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-4 पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से ये भी अगर बड़े नंबर में आया तो फिर ये पूरा आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी में लिपि में किए गए सुधार के प्रयास को समझाइए करके ये क्वेश्चन भी आजकल यूनिवर्सिटी पूछने लगी है। पहले तो नहीं पूछते थे, पर ये भी 2018 के बाद से उठने लगा है। तो 2018 और 19 में, एक बार 18 में बिलासपुर ने पूछा, 19 में दुर्ग ने पूछा है, और अगर 22 में भी पूछा होगा लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये खुद 21 की है, तो 22 और 21 की इसमें नहीं है। तो अगर पूछा होगा तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको भी आपको एक बार अच्छे से रीड करके चले जाना है, फिर यूनिवर्सिटी कोई भी हो। ठीक है, ये बिलासपुर के लिए भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ बस्तर, दुर्ग और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ये चैप्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें संक्षेपण होता है। ठीक है, संक्षेपण ही इसमें सेकंड में इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे 7 से 8 नंबर में। और संक्षेपण क्या होती है, अच्छा संक्षेपण कैसे होगा, इसके महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, इन सभी को पूछा जाता है। तो वैसे देखिए यहाँ पर महत्व उपयोगिता सबको पूछ दिया है एक ही क्वेश्चन में, तो यही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितने सारे यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, कितने सारी यूनिवर्सिटी ने पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन आते ही रहा है और आते ही रहेगा, अलग अलग तरह से इसको पूछा जाता है, लेकिन है वही। तो संक्षेपण की परिभाषा, संक्षेपण का महत्व, संक्षेपण की उपयोगिता, बस ये एक पेज में ही सीमित है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इतना छोटा सा चीज़ आपको पढ़ लेना है, और इस 8 से अधिक नंबर का आया, 10 नंबर का आया तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। बस फेंकना नहीं, सटीक रूप से पढ़ लो, क्या है संक्षेपण उतना ही लिखो। तो देखिए, किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, व्यक्तित्व, पत्र व्यवहार या लेखों के तथ्य और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों को त्याग कर सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण संक्षिप्ति संलोकन हो। मतलब जहाँ पर फेंक के उदाहरण के माध्यम से एक ही बात को फिर से बोल के अगर स्पष्ट किया जाता है, तो ऐसे सभी चीज़ों को त्याग करके मूल भाव क्या है, मेन अर्थ क्या है, उसको बस बताना, उसके मुख्य अर्थ को बताना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा स्कूल ना आने के कारण एक पत्र लिखता है,
तो क्या लिखेगा, पूरा लिखेगा, स्कूल का नाम, विषय पर लिखेगा, इसके बाद फिर महोदय करके जब स्टार्ट करेगा तब वो कहेगा सविनय निवेदन है कि कल रात से अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण, या वो भी बोल सकता है कि कल हमें पता चला कि मेरी पूरी फैमिली शादी के लिए बाहर जा रही है, तो हम सब जा रहे हैं, घर में कोई नहीं रुक रहे हैं, तो मुझे भी साथ में ले जा रहे हैं, तो अब शादी में जाने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, तो मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, हम 4 दिन बाद वहाँ से आएंगे। या कोई अचानक कह दे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो मैं भी 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगी। तो हुआ क्या, इसमें थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा करके अपना और भी बच्चे लोग लिख के एकदम भर देते हैं। तो जो 2 लाइन में ऐसे बताना था उसको इतना लाइन का लिख दिए हैं, तो ये नहीं करना है। संक्षेपण का मतलब होता है कि 2 लाइन में अर्थ समझ में आ जाए। 2 लाइन में क्या लिखना चाहिए, सविनय निवेदन है कि कल मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण या मुझे तेज़ बुखार होने के कारण मैं आज और कल साल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिन की देने की छुट्टी करें, कृपा करें। ठीक, ऐसे करके हम संक्षेप में भी बता सकते हैं ना, जो कि 2-3 लाइन में कवर हो जाए। उसके जगह अगर आप एकदम और भी कुछ लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो 2 लाइन में होना था वो 4-6 लाइन का हो जाएगा। तो ये व्याख्या पल्लवन बताता है। पल्लवन में आप किसी बात को विस्तार करके बताते हैं, ये पल्लवन का गुण है। लेकिन संक्षेपण का गुण है कि उनमें सभी फालतू बातों को छोड़ करके केवल मुख्य बात को बताना और अपनी बात को पूर्णतः रखना। ऐसा नहीं कि आप 2 लाइन में लिख रहे हो तो आधे अधूरी बात लिख रहे हो, बात पूरा हो लेकिन फेक के ना हो, संक्षिप्त हो। ठीक है, कम बोलो पर ज़बरदस्त बोलो, ये होता है, उसका इम्पैक्ट पूरा पड़ना चाहिए। महत्व क्या है, तो उसमें बहुत उसके महत्व आप मन से भी लिख सकते हो ना। समय बचता है, पढ़ने वाले के मन में कोई उबार नहीं आता है। होता है कि एक चीज़ आप बहुत बड़ा लिखते हैं ना, तो पढ़ने वाला देख करके इतना बड़ा लिखा है कि आपने बोल के नहीं पढ़ता। लेकिन कोई छोटा कोटेशन हो तो हर कोई इसको पढ़ लेता है, हर कोई पढ़ लेता है जो पढ़ना जानता है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो महत्व के रूप में दिए हैं, पर इनके अनुसार आप पढ़ेंगे, उपयोगिता पढ़ेंगे। 2 ही पॉइंट है उपयोगिता के, तो ये क्वेश्चन एमपी है, आपको टिक लगा लेना है। ये क्वेश्चन भी आता है, संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण करते समय ध्यान, तो अभी बताते बताते थोड़ा कॉल आ गया था, इसलिए वीडियो फिर से स्टार्ट होगी यहाँ से। तो संक्षेपण में मैं बता रहा था, संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण करते समय ध्यान रखने वाली बातें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, खासकर बिलासपुर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको टिक लगा लेना, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के वो 2 क्वेश्चन इधर के, ये आपको पढ़ लेना है। संक्षेपण की विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम शब्दों में बोल रहे हैं तो आप आधा अधूरा बात लिखें, पूरा लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, स्पष्ट होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए जो पढ़ने में समझ में आ जाए, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए, है ना, और प्रभाव और क्रमबद्ध होना चाहिए। 6 विशेषताएं, 6 पॉइंट को पढ़ लेना, कोई टफ नहीं है, बहुत सरल है, पढ़ने से बहुत अच्छे से आपको याद हो जाता है। अब मैं कहीं लंबा खींचूंगा तो वीडियो आपको पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है आप खुद पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। लेकिन कई चीज़ें होता क्या है, आपको सुनने से याद हो जाती है ना, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि पूर्णता में देखो क्या बोला है, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए, है ना, मतलब कोई भी कहीं जो बात है उसमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझकर करना चाहिए। यह अभ्यास से ही संभव है। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, न तो अपनी ओर से बढ़ाई जाए और न ही घटाई जाए, है ना। ये बताया है पूर्णता का मतलब, ठीक है। देखो कॉलेज में होता क्या है, जब आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो अपने मन से फेंक के आप उसको पल्लवन करते हैं, बढ़ा के लिख देते हैं, है ना। लेकिन संक्षेपण की बात जब आती है, जब कुछ चीज़ों में, जैसे कि पत्र वगैरह आप लिखते हैं ना, तो कोई भी कानूनी चीज़ें लिखते हैं तो आपको बहुत विस्तार से नहीं लिखना होता, कम से कम शब्द में पूरी बात रखने की कला होती है, जो कि वकीलों को पता होता है, जो वो सब कानूनी कार्रवाई करते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, जब आप व्यापारिक पत्राचार की काम करते हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आपको पत्रों के माध्यम से व्यापारियों से बात करना होता है, तो वहाँ पर संक्षेपण का गुण बहुत आवश्यक होती है, जहाँ कुछ ही शब्दों में आप अपनी पूरी बातों को रख देते हैं, ठीक है। ये पूर्णता का गुण है। तो यहाँ पर पूर्णता का मतलब वही है कि मुख्य बात नहीं छूटनी चाहिए और छोड़ के लिखना है समझ करके। अब अगर आप लिखने को भिड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मुख्य बात ही छूट जाए। और ये सब किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ये अभ्यास से ही संभव है, ऐसे ही नहीं हो सकता, ये उसमें बात बताई है, ठीक है। संक्षिप्तता वही है, उससे मिलता जुलता है, तो आप इस सारे पॉइंट को पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब एक भोला राम की कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो भोला राम की कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं बता देता हूँ। अब देखिए, भोला राम की कहानी है तो भोला राम कहानी के माध्यम से कौन से भाव प्रकट किए गए हैं, है ना। भोला राम कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। और आगे, भोला राम के जीव को कौन और किसने ढूंढा, ये भोला राम के रिटायर होने के पश्चात वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, भोला राम के मरने का सही कारण क्या था, ठीक है। और ये भोला राम जीव का सारांश, ठीक। बस यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारा है ना, पढ़ लेना, कठिन नहीं है। बस बता रहा हूँ तो ये मत सोचो 5 को बता दिए, पढ़ के देखना, 5 सरल है। याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ के देखना, इसके अर्थ को समझ गए ना कि ये मरा क्यों, ठीक है, क्या सारांश है। तो स्पष्ट रूप से आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, इसमें पल्लवन करना है, ठीक है, संक्षेपण नहीं करना है। अब आते यूनिट 4 में, जो आज आपका बताना था 3 के बाद, वहाँ पर देवनागरी लिपि और संक्षेपण और एक भोला राम की कहानी हमने देख लिया। वो भोला राम नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो उसको पढ़ लेना। क्या पता इस बार क्वेश्चन कैसे छट के आ रहा है ना, हम अभी नहीं जान सकते। और ऐसे मैंने बोला है बस्तर वगैरह का जैसे स्टार्ट हो गया है, दुर्ग वगैरह का, तो वो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में हिंदी का क्वेश्चन पेपर भेजे, तो अभी तक कोई बच्चे भेजे नहीं है। तो चलो इस वीडियो को अगर कोई बच्चे देखे हैं तो भाई भेजो मुझे, ये किसी पहचान में है तो भेजवाओ, ताकि एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कंप्यूटर में सामान्य से क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भाषा क्या है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का अर्थ, इसके उपयोग, है ना। ये पढ़ लेना, ये कॉमन तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछा जाता है। कंप्यूटर क्रांति इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके इस तरह से ये आता है। कंप्यूटर का लगभग जो भी क्वेश्चन आए, आपको अगर बाकी का याद भी नहीं है तो अगर इतना भी लिख देते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, तो नंबर मिलेगा, किसी भी मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। अब भाषा से कंप्यूटर की क्या अपेक्षा है, ये बोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस्तर, रायपुर, सरगुजा, दुर्ग के लिए, बिलासपुर ने भी इसको 2-3 बार पूछा है, बीकॉम में बीए दोनों में, तो ये भी पढ़ लेना। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका। अब आगे इधर कंप्यूटर का तो नहीं है, पर सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा टॉपिक है जो बीते कई सालों से अलग अलग कक्षाओं में पूछा जा रहा है। इस टॉपिक को नहीं छोड़ते, ये 12वीं में भी आया था जब हमारे सिलेबस में था। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी आता है, इसको पढ़ लेना। और सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, यहाँ से है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब इससे अलग हिंदी में क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 से, टिप्पणी कीजिए बोल के। तो टिप्पणी में कुछ कुछ चीज़ों को लिखा रहेगा, जैसे कि इंटरनेट पर टिप्पणी लिखे। अब ये नहीं भी पढ़ोगे ना भाई तो अपने मन से फेंक सकते हो, लेकिन इसको पढ़ने से क्या होगा पता है आपको, एक परफेक्ट पॉइंट मिलेगा किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए, है ना। हमें पॉइंट ही नहीं मिलता, कई लोगों को शुरुआत ही नहीं करना आता कि कैसे शुरुआत करें। इसलिए ना एक बार इनको पढ़ लेना, इनको मनी से लिखना है, इसको डिट्टो बुक का लाइन नहीं लिखना है, पर पढ़ने से आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपके हाथों को एक आयाम मिलेगा कि कहाँ से शुरुआत करके कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है। तो एक बार टिप्पणी में ये सब क्वेश्चन आते मैंने बता दिया है, तो पढ़ लेना है, आपको याद रख लेना है। ये इंटरनेट पढ़ेंगे। और अरे ये ख़त्म कैसे हो गया, लगता है कटौती कर दी गई, वाह, यहाँ पर कटौती हुई है। हमारे में और भी पॉइंट थे पर कटौती हुई है इस साल का सिलेबस में। चलो अच्छा है, तो फिर आपको वही पढ़ लेना इंटरनेट क्या है। फिर ये शिकागो स्वामी अदमानंद की कहानी आ गई, तो यहाँ पर गरीबों की शिक्षा में मुख्य बाधा क्या है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम जनरल नॉलेज है, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, भारतवर्ष में सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी, स्वामी विवेकानंद के कथन का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन। शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र, ये पत्र 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 पत्र। अब बिलासपुर वाले हो तो मत पढ़ना, लेकिन एक बार भी देख लेना, 22 में पूछा, थोड़ी 22 में पूछा तो भी मत पढ़ना, 21 में पूछा होगा तो भले पढ़ना होगा, ठीक है। और बस फिर इस पार्ट से क्या सारांश मिला ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फिर आपका मानक भाषा आ जाते हैं। अब ये लास्ट है, तो अब इसके लिए और वीडियो बनाने से अच्छा मैं ऐसे में बता दूँ, मानक भाषा, ठीक है। तो मानक हिंदी के स्वरूप, मानक भाषा क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये आप पढ़ेंगे।
हिंदी के मानक शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है स्टैंडर्ड। मानक का अर्थ है स्थिर, शुद्ध तथा स्तरीय रूप। मानक भाषा को आदर्श, परिनिष्ठित, टकसाली आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहा जाता है, उसे हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, है ना। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड है उसको इधर मानक कहते हैं। तो स्टैंडर्ड का हिंदी जान लेना है मानक, ठीक है। मानक भाषा का रूप संसार में एक समान होता है। इसका प्रयोग पठन पाठन ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति में भी एक सामान्य होता है और साहित्य विज्ञान वाणिज्य में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब मानक भाषा एक क्षेत्र विशेष की विशिष्ट भाषा होती है। दूसरा, उनका अपना निश्चित व्याकरण और शब्दकोश होता है। तीसरा, सब लोग से उसे मान्यता प्राप्त होती है। फिर है चौथा, उसकी अनेक बोलियां, उपभाषा या विभाषा होती है। मानक भाषा में साहित्यकार साहित्य सृजन करता है, वह पठन पाठन के लिए प्रयुक्त तो होती ही है, साथ ही उसका प्रयोग प्रशासन में भी किया जाता है। सरकारी पत्र व्यवहार मानक भाषा में ही किया जाता है। उसे प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य नागरिक तक आपसी चर्चा में प्रयुक्त किए जाते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन में भी उसी भाषा में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। मानक भाषा की पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, अन्य भाषा में अनुवाद किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानक भाषा जनजीवन की आम भाषा है और उनका प्रयोग प्रशासन विज्ञान और साहित्य संस्कृत के रूप के जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो मानक भाषा का एक बेसिक अर्थ समझे। मानक भाषा वह भाषा है जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, जिसकी सहायता से वहाँ शासकीय प्रशासनिक राजनैतिक सांस्कृतिक साहित्यकार उसका उपयोग करते हैं, उस जगह में उनका इस्तेमाल होता है और सभी लोग उस पर स्वतः स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे लिए हम यहाँ हम बिल्कुल मानेंगे कि हमारी जो मानक भाषा है वो हिंदी है। कोई भी पत्र हिंदी में प्रकाशित होगी, फिर हिंदी से वो अंग्रेजी में प्रकाशित होगी, अंग्रेजी से फिर वो किसी तमिल और किसी अन्य भाषा में होना चाहिए, उसमें हो सकता है। लेकिन आपको याद रख लेना है कि हमारी जो मानक भाषा है वो क्या होगी, वो हिंदी होगी, है। क्योंकि हमारी बुक भी सब हिंदी में होती है। हिंदी से तो अंग्रेजी आया है ना, कि ऐसा कि अंग्रेजी से हिंदी आया है। याद रख लो, भारत का जो इतिहास है उतना पुराना इतिहास विश्व में किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये सभी मानते हैं, ये सभी को पता है। इसीलिए आज कई अंग्रेज भी हिंदू धर्म को मानने लगे हैं, इसकी भी उपासना करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं। तो हमारे यहाँ जो सुबह भोर में उठ के लोग वो जो क्या बोलते थे उसमें भूल गया, प्रभात फेरी जो करते हैं ना, वो वहाँ भी शुरू हो चुका है, रसिया जैसे विदेशी कंट्रियों में। तो हमारे जितना इतिहास सच में किसी के पास नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अंग्रेजी से हिंदी हुआ है, हिंदी से ही अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। ये सबकी मूल भाषा है। हमारी संस्कृति जो है वो हमारी मूल भाषा है। संस्कृति से सब टूट फूट करके बिखर के पूरे बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रवचन नहीं देंगे। मानक भाषा का अर्थ स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनिट 5 है ना, तो यहाँ से अब जो बताऊँगा वो अलग है उनसे, इनको पढ़ना ही है फिर। हाँ, मानक भाषा उपमानक भाषा दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो ये अंतर दिया हुआ है, इनको भी आपको पढ़ लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मानक उपमानक दोनों के बारे में। और ठीक, शब्दकोश से अब ये नया सिलेबस के अनुसार ये भी आ सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ चीज़ों में हम थोड़ी सी चालू भाषा में कुछ अलग बोलते हैं, शुद्ध में अलग होता है। तो उसी तरह से मानक और अमानक में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये गृहिणी, यह गृहिणी, ठीक है। बोलने वाले किसी को भी इस्तेमाल कर सकते, कोई पाबंद नहीं है, लेकिन वो कौन सा मानक है कौन सा उपमानक है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शुद्ध और चालू शब्द आपको पता है ना, करा, किया, शुद्ध है किया, करा, ये है एकदम चालू और एकदम फालतू है, करा नहीं बोलना चाहिए, वो अशुद्ध है ना। तो वही चीज़ है, आपने अशुद्ध समझ के पढ़ लेना है, ठीक है। तो मूल्य, तो कई बार जो गलत लिखते हैं वो लोग ऐसे मूल्य लिखते हैं, मैं भी कई बार ऐसे गलत लिखा था। सुधारते पता चला कि मूल्य ऐसे लिखना है,
ठीक है। छोटा रू बड़ा रू में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटा रू है बड़ा रू, रुपया। ठीक, बस देख लो, इसको पढ़ के जाना। अब अगला जो क्वेश्चन आना चाहिए वो यहाँ से, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, पहला और ये दूसरा, इन्हीं दोनों पढ़ लेना। बस आपका यूनिट 3 से 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक, अभी अब किसको डाउट होगा तो भाई फिर से कुछ पूछ लेना, बाकी डाउट तो नहीं होना चाहिए। बस बता दिया हूँ, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, याद करो। 25 तारीख से पेपर है और आज 22 तारीख है। 2 दिन के अंदर का इसको याद करना है और एक दिन आपको लिख करके देखना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जहाँ से भी बच्चे देख रहे हैं। आप सभी का बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाए, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको सब कुछ याद हो जाए। कम से कम इतना तो लिखें कि आपका 50+ आ जाए, 60, 70, 75 भी ला सकते हैं अपनी मेहनत पर हाँ अच्छे नंबर से पास हो, यही मेरी कामना है, ताकि आप आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। याद रखिए, अगर किसी को उद्देश्य M.Com करना है, मास्टर कोर्स लेना है, PG कोर्स आप कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, आपको PG भी करना है, तो आपको 60%, 50 से ऊपर लाना होता है, 55 से 60% लाना होता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर बोलते हैं यार, पूरे B.Com में, है ना, फाइनल ईयर होने तक का। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, आपका ग्रेजुएशन में जो डिग्री मिलेगा ना, उसमें परसेंटेज आपका 55 से ऊपर होना चाहिए। 55 से ऊपर 60 बन गया बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसा मत करो कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। हो सके अभी आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको ऐसा पता चल जाए कि आपको क्या करना है 2-3 सालों बाद, और तब पता चलेगा कि यार आगे मुझे ये पढ़ना है, तो मेरा ये अच्छे से होना चाहिए था, और अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो आप आगे नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए अगर वो आपका लक्ष्य है, अभी नहीं है तो बाद में हो सकता है, तो अभी की तैयारी ना बेस्ट करो। जहाँ आपको लगता है 3 क्वेश्चन बस पढ़ ले, मैं हो गया, पास हो जाऊँगा, वहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा मेहनत और कर लो। अगर समय है तो 5 के 5 पढ़ लो। अरे पढ़ के लिखना ही तो है ना, उससे और कठिन काम क्या ही है इसमें, नहीं है ना। तो कर लो, पढ़ लो, लिख लो, जितना हो सके ज़्यादा नंबर पाने की कोशिश किया करो। बस यही मैं एक आशीर्वचन दे करके अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करूँगा, वाणी को विराम दूंगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। बाय बाय।